नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनपद चंपावत से आए होलियारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान होलियारों ने कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी और बैठक की होली को लोकगीतों का सुंदर गायन प्रस्तुत किया है। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होलियारों को स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की होली हमारी समृद्धि, लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख से बजट संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है और इस बार का बजट राज्य की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। खासतौर पर युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के हर वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। बजट फंड की इसकी शुरुआत की जा रही है और निश्चित रूप से राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित बजट होगा। इसमें नौजवानों से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके हर वर्ग के ध्यान की चिंता करते हुए ये बजट को लाया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर भी सहमति बनी है। इस वर्ष बजट में पिछले साल की तुलना 10% की वृद्धि की गई है और कुल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन पेश में किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को बजट में आवश्यक संशोधन का अधिकार दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में चर्चा की है। जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और जनहित चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर भी बातें हुई। बजट माननीय कैबिनेट, जी हाँ, माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को इसमें कोई संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। दिल्ली वाला बस बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गदरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांड्या से मुलाकात की है, जिससे सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद पांड्या के संगठन से नाराज होने और सरकार के खिलाफ बयान देने की खबरें आ रही थी, जिस पर मुलाकात के बाद अरविंद पांड्या ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। वहीं महेंद्र भट्ट ने एकजुटता को जोर देते हुए कहा कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, नितिन नवीन जी को, और खड़े होकर बोलते हैं कि यही हमारे बॉस हैं। तो ये प्रधानमंत्री का ये संदेश है ना, प्रत्येक कार्यकर्ता को इसको मानना चाहिए। हमारी पार्टी का संविधान ही यही है। महेंद्र भट्ट जी एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की है। जैसे आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बैठ रहे, हम इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अग्निवीर योजना समाप्त नहीं हो जाती है। और पूर्व की भांति कि सैनिक रहता था तो 15 साल, अगर उसका प्रमोशन हो गया तो 18 साल, सूबेदार हो गया, नायक सूबेदार हो गया, सूबेदार हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, पहले तो सेकंड लेफ्टिनेंट भी था तो सेकंड लेफ्टिनेंट पद खत्म हो गया, तो उस हिसाब से वो प्रमोशन होता था, उस हिसाब से उसका रिटायरमेंट होता था। अगर वो सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती होता था
तो वो लगभग 58, जैसे मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल टी प्रसाद साहू जी हैं, तो ये लोग लगभग 60 ईयर में, 58 या 60 ईयर में रिटायर हुए। तो पहले जो स्कीम थी कि ब्रिगेडियर रिटायर हो रहा तो लगभग 55 साल 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, मेजर जनरल हो रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल हो रहा है, जनरल हो रहा है। तो जो पहले रिटायरमेंट की एज थी, पूर्व की भांति इस स्कीम को चलाया जाना चाहिए। बहुत ही सम्मानित हमारे मेजर कड़िया जी, मेजर ही है ना, शिशपाल जी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अहम आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि रेलवे की और उसका उपयोग अधिकार भी रेलवे का ही रहेगा। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें स्थायी रूप से उसी स्थान पर बसाए रखने का कोई अधिकार नहीं है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जम्पेंद्र ने कहा है कि सरकार पहले से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। देश में अनेकों जगह रेलवे की जमीन पर कब्जेधारी काबिज थे, तो जिसे लेकर धीरे धीरे रेलवे द्वारा भी और सरकारों द्वारा भी उस भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की दिशा में सार्थक प्रयास किए गए। ऐसा ही मामला हल्द्वानी का भी था। अब उसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है कि वहां से अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए और सरकार तो डेफिनेटली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करेगी, लेकिन साथ ही उसमें एक तथ्य निकलकर ये आया है कि जिन लोगों के पास उचित दस्तावेज है और जो वर्षों से वहां बसे हुए हैं, तो सरकार उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ। टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शिरकत की है। जी का माननीय सतपाल महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और एक जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अमूल्य समय जरूर लेना चाहूंगा, और जो हमारी औपचारिकता होती है, एक स्वागत की परंपरा भी होती है। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से आप। इसी बीच मैं माननीय घनसाली विकासखंड बिलंगना के सम्मानित प्रमुख आदरणीय बड़े भाई राजीव कंडारी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी विधायक और पूर्व मंत्री वंशीधर भगत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं और एक टर्म और चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो उनके पुत्र विकास भगत को कालाढूंगी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब करे। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब पार्टी रिटायर कर देगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये अपने मन की बात है कि मैं रिटायर नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी एक आध टर्म तो हमारा चलेगा ही चलेगा। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि मेरा पुत्र जो है पूरी ताकत से लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसको टिकट मिले। देहरादून में रायपुर स्थित प्राथमिक शिक्षा परिषद के निदेशालय में स्कूल की मान्यता और नाम परिवर्तन को लेकर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के समर्थकों और कर्मचारियों के बीच कथित मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले में दोनों पक्षों में एफआईआर दर्ज कराई है और जांच जारी है। विधायक चमोली ने कहा है कि यह कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी और आक्रोशित शिक्षकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चाहे निदेशालय के कर्मियों के लिए हो, चाहे माननीय विधायक और उनके सहयोगी जो वहां पर मौजूद थे उनके लिए रहा हो। मैं नहीं समझता कि कोई पूर्व नियोजित ऐसे कोई घटनाक्रम वहां पर हुआ है कि कहीं शिक्षा निदेशालय के लोग पहले से कोई तैयार थे या यहाँ से जो लोग गए थे वो कोई झगड़ा करने के लिए गए थे। लेकिन अप्रत्याशित एक घटना घट गई
आपस में वाद विवाद हो गया। अब उसके दो नजरिए हैं, एक तो कानून अपने नजरिए से देख रहा है, दोनों पक्षों से एफआईआर लॉन्च हुई है और कानूनी प्रक्रिया भी चालू है, उसमें जिस तरह से भी पुलिस को अपना काम करना वो कर रही है। साथ ही जो हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठन है वो भी काफी आक्रामक है। तो मेरा ये कहना है कि एक बार बातचीत करके, क्योंकि अब एकदम से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कहीं न कहीं एक समन्वय बिठाना पड़ता है। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट के बाद राज्य सरकार ने शासकीय कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एसओपी के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नियंत्रित होगा और कर्मचारियों को पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। अधिकारियों से मिलने के लिए पूर्व अपॉइंटमेंट आवश्यक है और अधिकारी कक्ष में एक समय में अधिकतम 2 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। टिहरी में 6 से 9 मार्च तक टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 आयोजित किया जाएगा। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आयोजन में ट्रैकिंग, राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कोटी कॉलोनी में फूड फेस्टिवल, मास्टर शेफ, मिस्टर एंड मिस टिहरी और नाट्य प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण होंगी। 6 मार्च को पांडवाज बैंड और अमित त्रिवेदी की प्रस्तुति होगी। विजेताओं को 1-1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई रजिस्ट्रेशन व्यवस्थाएं लागू की गई है। अब हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन और बिलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को लंबी लाइनों से जो है वो बच सकेंगे। अस्पताल में प्रतिदिन 2500 से 3000 मरीज आते हैं। नई व्यवस्था के तहत मरीज किसी भी मंजिल से अपना पर्चा बनवा सकते हैं। गायनी और मेडिसिन विभाग में भी काउंटर शुरू किए गए हैं। साथ ही आयुष्मान योजनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयुष्मान काउंटर पर एडमिशन सुविधा मिलेगी। में देखिए हर रोज हमारे 2,500 से 3,000 मरीज हमारे हर रोज आते हैं। तो अगर आपने पहले कभी विजिट करा होगा तो आप देखोगे कि नीचे बड़ा मेला सा लगता था, कि क्योंकि हमारा सारा रजिस्ट्रेशन और बिलिंग हमारी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। लेकिन आज अगर आप आज आए होंगे तो आपने देखा कहीं भीड़ नहीं आपको नजर आई होगी, कि अब हमने रजिस्ट्रेशन जो है हर फ्लोर पे कर दिया है। तो और कहीं का भी जो ओपीडी की स्लिप है वो किसी भी फ्लोर से आप बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर से आप मेडिसिन की भी बना सकते हैं, सर्जरी की भी बना सकते हैं। और खासतौर पे फर्स्ट फ्लोर पे जो है हमारा गायनी और डर्मा चलता है, जहाँ पे हमारी काफी भीड़ रहती है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है हम लोग जो है हमें एक बिलिंग की सुविधा भी दी है, तो मेरे को कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने हो तो वो वहीं से उपलब्ध हो जाएंगे। एक और हम लोग नई शुरुआत ये करिए कि पहले जो है एडमिशन जो है हमारा, क्योंकि ज्यादातर हमारा आयुष्मान से एडमिशन है, वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल
राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गढ़वाल रेंज में 15 फरवरी से व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया गया है, जिस पर जानकारी देते हुए राजीव स्वरूप ने बताया कि अभियान का विस्तृत प्रारूप सभी जनपद प्रभारियों को सौंप दिया गया है। इसके तहत आश्रम, धर्मशाला, होम स्टे, जिम, स्पा, हॉस्टल और शिक्षण संस्थाओं की जांच की जा रही है। देखिए, जैसा आप सभी अवगत हैं कि हमारे उत्तराखंड पुलिस का, हमारे शासन का फर्स्ट प्रिंसिपल है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। विगत कुछ दिनों में जो क्राइम बढ़ा था, उसको एक अपवाद के रूप में ये क्राइम अचानक पिछले 15-20 दिन में बढ़े थे। हमारी जो नियमित जो चेकिंग्स हैं, जो हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस प्रेजेंस है, वो तो थी ही, उसको और भी ज्यादा हमने उसको सुदृढ़ किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में गढ़वाल परिक्षेत्र में एक व्यापक चेकिंग अभियान जो है, चेकिंग और वेरिफिकेशन अभियान जो है, उसकी शुरुआत की गई है 15 फरवरी से। पौड़ी जिले में होली पर्व को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है, जिस पर जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी तपन पांडे ने बताया है कि विभिन्न टीमों की अलग अलग क्षेत्रों में तैनाती की गई है और कोटद्वार, लक्ष्मण झूला, पौड़ी, श्रीनगर जैसे प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग की जा रही है।
होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए अवैध मदिरा के अंतरण और परिवहन से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए 4 सर्किलों में 4 टीमें नियुक्त की गई। इसके अलावा कौड़िया चौक पोस्ट पर भी एक टीम बनाई गई है जो बाहर से आने जाने वाले वाहनों की गहन चेकिंग कर रहे हैं। विभाग जहां जहां से बॉर्डर है हमारे, जैसे कौड़िया चेक पोस्ट है, हमारा खासतौर पे लक्ष्मण झूला वाला सेंसिटिव इलाका है, इसके अलावा हमारे जो मेन बाजार हैं श्रीनगर और कोटद्वार के और पौड़ी में, तो यहाँ पे हमारा गहन विशेष दबिश अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले, बाहर से आने जाने वाले गाड़ियों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की तस्करी ना हो सके। देहरादून में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल से मुलाकात की है। व्यापारियों ने शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या, मुख्य बाजारों में जाम और बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस से बाजार क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, यातायात सुधारने और सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने की मांग की है। एसएसपी ने आश्वस्त किया है कि ट्रैफिक प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। व्यापारियों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि आज यहाँ मुझे मिले थे। उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जगह जैसे पलटन बाजार, इसके आसपास मोती बाजार, इनके आसपास के जो एरिया हैं, इंदिरा नगर वगैरह में जो ट्रैफिक से जो समस्याएं आती हैं ट्रैफिक के कारण और क्राउड कंट्रोल के कारण, उसके संबंध में मुझे अवगत कराया था। इस संबंध में वैसे हम लोग ऑलरेडी एक एसओपी बना रहे हैं। जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारी पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स हैं उसको और बेहतर किया जा सके और जो अतिक्रमण की जो समस्याएं हैं उसको काफ़ी हद तक उसको सॉल्व किया जा सके। इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी और इस संबंध में व्यापारियों द्वारा भी अच्छा सुझाव दिए गए थे। उद्योग व्यापार मंडल महानगर देहरादून की ओर से नवनियुक्त एसएसपी साहब परमेंद्र डोभाल जी से आज मिलने का एक हमने समय मांगा था। सभी व्यापारी चाहता था कि देहरादून की जो समस्याएं है उससे अवगत उनको जानकारी लाई जाए। तो आज सभी हमारे हनुमान चौक का क्षेत्र हो, तिलक रोड का क्षेत्र हो, पलटन बाजार, राजपुर रोड या धर्मपुर चौक हो या इंदिरा मार्केट का हो या आपका कोलागढ़ चौक हो, सब प्रेम नगर का हो, सारे बाजारों के व्यापारियों को ने यहाँ आकर अपनी जो समस्या है, जटिलताओं को एसएसपी साहब से जानकारी में लाए जिससे वो निवारण हो सके जानकारी समस्याओं का। आज मतलब इच्छा ये रहती है व्यापारी की कि हम सहयोग की भावना से खड़े रहते हैं, हर पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के साथ, वो भी हमारे साथ खड़े रहे। देहरादून में भारतीय युवा कांग्रेस के नेताओं ने गालगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉग रॉबर्ट के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप को हिरासत में लिया गया है। महानगर अध्यक्ष मोहित मेहता ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र रिहाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन और जेल भरी आंदोलन किया जाएगा। युवा कांग्रेस ने देश भर में पारदर्शिता, जवाबदेही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। आईवाईसी के कुछ साथियों ने एआई समिट में अपना विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसके चलते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लिया गया है। तो ये ऐसी सरकार है कि अगर इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी और जो राहुल गांधी के जो ये ब्रिगेड है, युवा ब्रिगेड है, ये देश की जो तरक्की है उससे चिढ़ते हैं, उसके खिलाफ है। बहुत बेइज्जती हुई, उन्हें बहुत बुरा लगा। चमोली में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने कमेरा से बद्रीनाथ तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार के नेतृत्व में विभागीय अधिकारी बसों से बद्रीनाथ पहुंचे हैं और यातायात, पेयजल, विद्युत, शौचालय व अन्य सुविधाओं का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने 23 अप्रैल को कपाट खुलने से पहले सभी कार्य पूर्ण करने और संवेदनशील स्थलों पर 30 मार्च तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बरसात को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक पार्किंग स्थलों की तैयारियां की जा रही हैं। जो हमारा पुराना क्रोनिक्स लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पर काम किया गया है। अभी वहाँ रोड वाइडनिंग की जा रही है। इसके अंतर्गत अभी हम जहाँ खड़े हैं ये चटवा पीपल जगह है, यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो हमारी लैंडस्लाइड से राहत देगा, साथ ही दूरी को थोड़ा कम करेगा। इसके अतिरिक्त गौचर टाउन का भी हमने निरीक्षण किया, पार्किंग, शौचालय, पेयजल, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर क्या व्यवस्थाएँ की जानी है
ताकि उनको हम समय से पहले कर सकें। सर, आज डीएम साहब की अध्यक्षता में हम लोग कमेड़ा से श्री बद्रीनाथ धाम तक टोटल पूरा भ्रमण कर रहे हैं। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन और जहां पर भी हमारी पार्किंग है उन व्यवस्थाओं को हमने देखा। आपदा के दृष्टिगत भी जहां पर लैंडस्लाइड जोन है उन जोन पर भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है और ये बात तय हुई है कि इसके दोनों तरफ ट्रैफिक बूथ हम लोग रखेंगे, जिससे परमानेंटली वहां पर ड्यूटी हमारी रहेगी। देखिए, आप जानते हैं बहुत लंबा जो हमारा यात्रा का क्षेत्र है चमोली जनपद में आता है और 2 महत्वपूर्ण धाम। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।